हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, टू कॉलम कैश बुक किस तरह से प्रिपेयर होगी, कौन कौन से स्पेशल ट्रांजेक्शंस होंगे उनके अंदर, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, ये हमने समझ लिया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन टू कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन करेंगे आज क्वेश्चन नंबर कोई भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास में बुक है वही सेम बुक 2020 एडिशन टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर है 10.39, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रिपेयर अ टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मनी कोची। ठीक है, एक बंदा है मनी कोची जो भी है, उसकी बुक को अपने को बनाना है कैश टू कॉलम कैश बुक को। ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन है हमारे पास में। 2020 मार्च 1 कैश इन हैंड ₹15,000 एंड कैश एट बैंक ₹5,000। सबसे पहले आपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दिया हुआ है ₹15,000 और कैश एट बैंक दे रखा है ₹5,000। देखिए दोनों डेबिट बैलेंस ही है, कैश इन हैंड भी डेबिट बैलेंस है, कैश एट बैंक वो भी डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर यहां पर कैश एट बैंक की जगह पर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम इस तरफ लिखते हैं उसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास में दोनों ओपनिंग बैलेंस डीआर ही हैं, कैश और बैंक के, तो हम उनको इसी तरफ लिख लेते हैं। हमारे डेट डाल देते हैं 2020 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस है ₹15,000, तो कैश के कॉलम में लिख लेते हैं 15,000। बैंक का बैलेंस है 5,000, तो बैंक के कॉलम में लिख लिया ₹5,000। तो ये तो हमने कैश और बैंक का जो बैलेंस था वो कैश बैंक का बैलेंस लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और क्या ट्रांजेक्शन है हमारे पास में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ऑन मार्च 3 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,720, रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ ₹220। 220 रुपए का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है और हमने गुड्स परचेज किया है फॉर कैश ₹6,720 का। क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स परचेज किया तो कैश आएगा या जाएगा, कैश ऑब्वियसली बात है जाएगी, और कैश जाएगा तो हम किस तरफ लिखेंगे, सीआर में। कैश पेमेंट जितना भी है सीआर में जाता है, तो डेट डाल देते हैं 2020 मार्च 3 बाय परचेज। कितना परचेज किया था, ₹6,720 का, और ₹220 का हमारे को मिला था डिस्काउंट। तो हम पे कितना करेंगे बंदे को, ₹6,500 का। तो ये कैश के कॉलम में आ जाएगा 6,500, क्योंकि कैश में परचेज किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑन 5 मार्च डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। क्या लिखा है, डिपोजिटेड इन दी बैंक ₹5,000। कुछ याद आ रहा है इस ट्रांजेक्शन के बारे में, कौन सा ट्रांजेक्शन है ये, कौन सा है, कॉन्ट्रा एंट्री है। डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुई। क्या होती है नॉर्मली इसकी एंट्री, डिपोजिटेड इनटू बैंक की, यही करते हैं बैंक टू कैश, यही करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब लिखेंगे कैसे इस एंट्री को, मैंने बताया था टू वाला जाता है टू साइड में, यानी टू कैश लिखा है तो टू इस साइड में आ जाएगा, तो हम यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ट्रांजेक्शन की डेट थी हमारी 5 मार्च 5 टू कैश अकाउंट। एलएफ के कॉलम में क्या लिखते हैं, सी, टू वाला टू में चला गया, बाय बच रहा अब, तो इस तरफ लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। एलएफ के कॉलम में इसमें भी सी, डेट डाल देते हैं इसकी भी 5 मार्च। ये तो हो गई एंट्री लिखने का काम। फिर मैंने बोला था अमाउंट लिखा जाता है रिवर्स कॉलम में, यानी आपने यहां पर लिखा है टू कैश अकाउंट, तो अमाउंट किसके कॉलम में लिखोगे, बैंक के कॉलम में। तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे हम इसका अमाउंट ₹5,000। इस तरफ लिखा हमने बाय बैंक, तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिख देंगे, ये ₹5,000 हमने कैश के कॉलम में लिख दिया। आया समझ में, ये कौन सी एंट्री थी, कॉन्ट्रा एंट्री थी, इसलिए हमने एलएफ के कॉलम में दोनों में सी मेंशन कर दिया है, ताकि पता रहेगा भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर, ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, डिपोजिट इनटू बैंक 5,000 हो गया 5 मार्च को। 7 मार्च कैश सेल्स ₹10,000, कैश सेल्स ₹10,000, यानी गुड्स सेल किया है कैश में, सेल किया तो पैसे आएंगे, रिसीव होगा कैश। इधर लिखेंगे डेबिट में, लिख लेते हैं अगले ट्रांजेक्शन ऑन 7 मार्च टू
सेल्स अकाउंट, ये भी मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज है, तो सेल्स है तो 10,000 कैश के कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि कैश सेल्स है इसलिए कैश आएगा हमारे पास, 10,000 लिख दिया कैश में। अगला ट्रांजेक्शन, ऑन 10th मार्च कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 2,000, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 2,000, सेम ट्रांजेक्शन दिख रहा है कुछ पहले जैसे ही। अभी हमने यहां पर डिपॉजिट करवाए थे बैंक में 5,000, और अगले वाले ट्रांजेक्शन में क्या आ गया, विड्रॉल कर रहे हैं हम 2,000 बैंक से, तो बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री होती है क्योंकि कैश और बैंक क्या आते हैं, एंट्री क्या होती है उसकी, बैंक से विड्रॉल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होती है। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए टू वाला टू साइड में लिख लेते हैं इस तरफ, यानी टू बैंक, डेट डाल देते हैं ट्रांजेक्शन की मार्च 10, टू बैंक लिख लेते हैं, एलएफ के कॉलम में सी लिख देते हैं, टू बैंक इधर गया तो इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश, तो ये लिख लिया हमने बाय कैश अकाउंट, एलएफ के कॉलम में सी लिख दिया, इधर भी डेट डाल दी हमने 10th of मार्च। अमाउंट कितना था 2,000, देखिए बैंक लिखा है तो अमाउंट किसके कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में, ये 2,000 रुपीज लिख लेते हैं। इस तरफ कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख देते हैं 2,000 रुपीज। आया समझ में, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री थी आपकी, एक था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और एक था कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये दोनों एंट्री होती है और इस तरह से हमने इनको ट्रांसफर भी कर दिया इस तरफ। क्लियर, चलिए 10th मार्च कंप्लीट हो चुका है, 2,000 डिपॉजिट विड्रॉल हो गए। अगला ऑन 15th मार्च रिसीव 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹750। आपको क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक यानी आगे की डेट का एक चेक जो है वो दिया है, बंदे ने दिया है, बंदे का नाम है आपके पास में राज, 20,000 रुपीज का चेक दिया है राज ने आपको, आपने इस चेक को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। क्या किया आपने, इस चेक को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बात आती है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, इसका मतलब क्या है, तो देखिए जब कोई चेक आपको पर्सन देता है किसी आगे की डेट का, है ना, आपको पता है वो आगे की डेट का चेक है, इसका मतलब उसका पेमेंट आपको उसी डेट को मिलेगा जो डेट उसमें मेंशन है, आप उसका पेमेंट पहले नहीं ले सकते। लेकिन बैंक क्या है, अपने कस्टमर्स को एक फैसिलिटी भी देता है कि आप चाहें तो उस चेक को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट करवाने का मतलब आप उसको मेच्योरिटी तो नहीं कह सकते, जो आगे की डेट है उस चेक की, उस डेट से पहले ही अगर आपको उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा के और पैसा ले सकते हैं, यानी बैंक से उसको डिस्काउंट करवाना बोलते हैं। तो बैंक क्या करता है, ये जो आपको थोड़ा टाइम पहले जो भी आपकी चेक की डेट है उससे पहले जो आपको पैसे दे रहा है उसके बदले में आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, ठीक है, या हम उसको यहाँ पर डिस्काउंट बोलते हैं, जो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है हमारे से उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो होता क्या है जनरली, जैसे आप 10,000 का चेक बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हो तो बैंक आपको पूरे 10,000 नहीं देगा, उसमें से कुछ पैसे काट लेगा, जैसे सपोज कीजिए 250 रुपीज बैंक ने काट लिए तो आपको कितने मिलेंगे 9750, यानी 9,750 रुपीज आपको मिल जाएंगे 10,000 के बदले में। तो आपका काम हो गया। अब जब भी उस चेक की डेट आएगी उस दिन वो चेक जो है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। कितने, पूरे 10,000 रुपीज का जो चेक था वो 10,000 पूरा हो जाएंगे। तो बैंक को क्या फायदा हो गया कि बैंक ने इतने टाइम पहले आपको पेमेंट किया तो 250 रुपीज उसको बैंक को मिल गए, ठीक है, और आपका भी काम हो गया, 9750 आपके उसके अकाउंट में से हो गए पैसे। तो अभी क्या हो रहा है, आप चेक को बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हो तो आपको पैसे रिसीव होंगे, किस तरफ लिखेंगे हम, रिसीव वाला डेबिट साइड में लिख लेते हैं। मार्च 15 क्या है, राज का चेक था तो टू राज अकाउंट लिख देते हैं। अमाउंट हमारे को रिसीव होगा, देखिए चेक था हमारे पास में राज का 20,000 रुपीज का चेक था और डिस्काउंट विद द बैंक पेइंग 750 रुपीज। 20,000 का चेक है, 750 बैंक ने काट लिया तो अपने को कितने रिसीव होंगे 19,250 रुपीज। तो ये हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो 19,250 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। बैंक में क्यों आए, क्योंकि चेक डिस्काउंट बैंक से अगर डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो 19,250 हमारे बैंक कॉलम में आ जाएंगे। क्लियर यहां तक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन मार्च 18। ट्रांजेक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम द दीपक फॉर ₹5,000 नॉट बैंक्ड अलाउड डिस्काउंट 200 रुपीज।
दीपक से एक चेक रिसीव हुआ है 5,000 रुपीज का, नॉट बैंक लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। देखिए आ गया एक नया ट्रांजेक्शन और, कि चेक रिसीव हो रहा है लेकिन उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, हम उसकी एंट्री उस दिन करते हैं जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ है। तो अब हम ट्रांजेक्शन में देखेंगे आगे कि चेक डिपॉजिट किस दिन हो रहा है। प्लस इसमें डिस्काउंट के भी दे रखे हैं 200 रुपीज। तो आपको ये चीज पता है पहले से ही कि यहाँ पर डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, तो हम डिस्काउंट का अमाउंट कहीं पर भी शो नहीं करते हैं। जैसा कि अपन ने ऊपर वाला ट्रांजेक्शन जो किया था 6500 वाला, इसमें भी 220 का डिस्काउंट था, तो हमने डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं किया, जिसमें केवल नेट अमाउंट जो है वो शो किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट। तो फिलहाल अभी अब देखिए अपने वो 18 को तो ये चेक रिसीव हुआ है दीपक से 5,000 रुपीज का, जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, इसलिए हम इसकी आज कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसकी एंट्री कब करेंगे, जब इस चेक को डिपॉजिट करवाएंगे तब। लेकिन अगर सपोज कीजिए चेक आज ही डिपॉजिट हो जाता, अगर डिपॉजिट हो जाता आज ही के दिन दीपक का चेक, तो हम डायरेक्ट इस तरफ लिखते हैं टू दीपक और अमाउंट लिख लेते हैं बैंक के कॉलम में उसके चेक का। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा, तो हम अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं कब डिपॉजिट हो रहा है। 18 के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 20 को, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब दीपक का चेक डिपॉजिट हो रहा है बैंक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 18 को कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे इसकी 20 को, क्योंकि ये 20 के दिन डिपॉजिट हो रहा है मार्च 20 को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू दीपक, और डायरेक्ट अमाउंट किसमें लिख लेंगे, बैंक के कॉलम में। कितने रुपए का चेक था इस बंदे का, 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज जो है वो बैंक के कॉलम में लिख लेते हैं कि भैया इसका चेक आ गया और ये बैंक में डिपॉजिट भी हो गया, तो 5,000 रुपीज बैंक के कॉलम में आ जाएंगे टू दीपक के नाम से। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 22 मार्च, पेड टू चंद्रा बाय चेक ₹2,500 रिसीव डिस्काउंट ₹100। आपने चंद्रा को पेमेंट किया है बाय चेक ₹2,500, डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, डिस्काउंट छोड़ दीजिए। 2,500 रुपीज का चेक से पेमेंट किया है, तो पैसा आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरफ लिखते हैं जाते हैं तो बाय चंद्राज अकाउंट, डेट क्या थी इसकी 22, ये डेट डाल दी हमने 22 बाय चंद्राज अकाउंट, और बैंक से पेमेंट किया है चंद्रा को 2,500 रुपीज का, तो 2,500 रुपीज यहां लिख लेते हैं चंद्रा के कॉलम में, सॉरी बैंक के कॉलम में चंद्रा के नाम से। क्लियर, पेमेंट किया चंद्रा को, बाय चंद्रा लिख दिया क्योंकि कैश पैसे जा रहा है इसलिए, चेक से पेमेंट किया था इसलिए बैंक के कॉलम में लिख दिया 2,500, डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं लिखना है। अगला ट्रांजेक्शन, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज। अब देखिए एक तो ये ट्रांजेक्शन था हमारा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो मैंने कहा था ये बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉल होता है, लेकिन अब यहां पर है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए है तो केवल एक ही तरफ एंट्री होगी उसकी, पैसे विड्रॉल किए यानी पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट से, तो यहां पर लिख लेंगे ट्रांजेक्शन की डेट है हमारी 25, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक से विड्रॉल किए हैं तो ड्रॉइंग्स, इसलिए हम बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 1,000 रुपीज, क्योंकि बैंक से विड्रॉल किया इसलिए। अगर कैश विड्रॉल करता तो कैश के कॉलम में लिख देते इसको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 28 मार्च, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹10,000, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹10,000। कहां लिखेंगे इसको, गुड्स सेल किया है, सेल किया तो पैसा आएंगे, तो इस तरफ लिखेंगे टू सेल्स, और कैश के कॉलम में 10,000, यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखा है देखो ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹10,000, अशोक को 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया, तो अब ये क्या ट्रांजेक्शन कैश का है क्या, ट्रांजेक्शन कैश का है क्या, नहीं है, क्योंकि नाम आया इसके अंदर अशोक का, और कैश वर्ड कहीं पर भी ट्रांजेक्शन में नहीं आया है। तो ये आप समझते हैं कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम आता है लेकिन कैश वर्ड नहीं है साथ में, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का होता है, और हम बना रहे हैं अभी कैश बुक, और कैश बुक के अंदर क्रेडिट के ट्रांजेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है, यानी ये ट्रांजेक्शन अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि बीच में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ना आ जाए क्रेडिट वाला
कि आप गलती कर बैठे हैं, इधर लिख देते हैं अभी तो गलत हो जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला वाले पे आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन ऑन March 30 परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000। देखिए इसमें भी आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000। यहां पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है, लेकिन नाम आया है इसके अंदर, कैश वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी क्रेडिट का है। तो ये 30 वाला डेट्स का जो ट्रांजेक्शन है March 30 का, ये भी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए ये भी नहीं हटा है तो इसको भी हटा देते हैं। अगला ऑन 31 March रिसीव चेक फ्रॉम द अशोक ₹5,000 एंड डिपोजिटेड इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट ₹200। चेक रिसीव हुआ है ₹5,000 का, किससे? अशोक से, और आगे लिखा है एंड डिपोजिटेड इन बैंक, सेम डे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया है। तो चेक आ रहा है, किस तरफ लिखेंगे? आ रहा है तो इस तरफ डेट डाल देते हैं 31 मार्च। किसने दिया था भैया चेक? तो अशोक जी ने दिया था, तो टू अशोक, और सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो सेम डे हो गया तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं हम भी ₹5,000 का चेक। तो ये ₹5,000 सीधे बैंक के कॉलम में आ गया। समझ में सभी को? तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सारे ट्रांजेक्शन जो थे हमने लिख दिए। 2 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो क्रेडिट के थे, वो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन नहीं लिखे, कॉन्ट्रा एंट्री थी, कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांसफर कर दी। एक ट्रांजेक्शन ऐसा भी था जिसके अंदर चेक जिस दिन आया था उस दिन हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, उसको किसी और डेट पर करवाया। तो जिस दिन डिपॉजिट करवाया उस दिन एंट्री कर दी, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन कोई एंट्री नहीं की। ये चेक ऐसा था अशोक वाला जो उसी दिन सेम डे डिपॉजिट हो गया, हमने उसी दिन एंट्री कर दी इसकी। एक ट्रांजेक्शन ऐसा भी था जिसमें हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था बिल को, और उसका पेमेंट आया था, वो भी हमने लिख दिया। क्लियर? तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सब टाइप के ट्रांजेक्शंस का मिक्सअप हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमारे को कैलकुलेट करना है इसका बैलेंस जो है वो। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने जैसा बोला आपको, सबसे पहले उस साइड की टोटल करनी है जिस साइड का टोटल ज्यादा है, और मुझे पता है कैश का कॉलम का टोटल हमेशा मेरे डीआर साइड का ही ज्यादा होता है। तो पहले कैश को फ्री कर देते हैं। चलिए कैश निपटा देते हैं पहले। तो 15,000 प्लस 10 25 टू 27। तो कैश के डेबिट साइड की टोटल आ रही है मेरी ₹27,000। क्रेडिट की कर लीजिए, क्रेडिट की कितनी होगी? 5 6 11 500। तो 27,000 माइनस 11,500 माइनस कर देते हैं, तो 15,500 आ जाता है मेरा बैलेंस। कितना आ गया? 15,500 बैलेंस आ गया। किस नाम से लिखते हैं बैलेंस को हम लोग? टू बैलेंस सीडी के नाम से। लास्ट डेट आ जाती है बैलेंस के अंदर 31 मार्च। टू बैलेंस सीडी। कैश का तो हो गया, चलो फ्री 15,500 बैलेंस हो गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया जल्दी में। ये बैलेंस इस तरफ लिखना था मुझे, बाय बैलेंस सीडी 15,500 और टोटल हो जाएगी मेरी 27,000। ठीक है, थोड़ा जल्दी में इस तरफ लिख दिया मैंने बैलेंस। वो डीआर की टोटल ज्यादा है अपनी 27,000, सीआर वाला माइनस किया, बैलेंस 11,500, रिमेनिंग बच गया 15,500 वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। चलिए कैश तो हो गया फ्री। अब दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक के लिए मैंने कहा था इसका बैलेंस कोई सा भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं किस साइड की टोटल ज्यादा है। तो मैं रफली चेक कर लेता हूं 10 19 29 39। इधर 39 करीब है, उधर कम है, तो इधर की टोटल ज्यादा है, इसकी भी इधर की टोटल कर लेते हैं इसकी भी। तो इसकी हो रही है 39,250। चेक कर लेते हैं 10 10 20 39,250। तो 39,250 इधर की टोटल हो गई। इधर की कर लेते हैं 5,500। तो 39,250 में से 5,500 माइनस कर लेते हैं, तो ये बच जाएंगे हमारे पास में 33,750। कितना बचता है बैलेंस? 33,750। तो इसका भी बैलेंस हम यहां लिख लेते हैं 33,750 और टोटल कर देते हैं इनकी 39,250। आ गया समझ में? तो अब इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो करना है। तो ये हमारी रफली कैलकुलेशन यहां से हटा देते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कैश का बैलेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डेबिट बैलेंस ही आ रहा है उसका भी 15,500।
बैंक का बैलेंस भी डेबिट ही आ रहा है क्योंकि इस साइड की टोटल ज्यादा है 33,750। आंसर आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, दोनों के आंसर 15,500 और 33,750 आना चाहिए, और मेरे ख्याल से आ भी रहे होंगे, देख लेते हैं। 15,500 एंड 33,750 हमारा बैलेंस आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल से 2 कॉलम केस बुक आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनफ है ये क्वेश्चन, ज्यादा की वैसे मुझे लगता नहीं है रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, क्योंकि इजी सा टॉपिक है। पैसे आ रहे हैं डेबिट में लिखने, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट में लिखने, जो इंपॉर्टेंट 2 अलग टाइप के ट्रांजेक्शन थे उनका ट्रीटमेंट मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है। तो आगे के क्वेश्चन जो है वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक थैंक यू।